अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। बच्चों, आज का दर्स हमारा साकिन के बारे में है। साकिन किसे कहते हैं, इसको किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरह से इसको पढ़ा जाता है। आज हम साकिन के बारे में पूरी बात करेंगे। अभी तक हमने जो जो पढ़ा मैं उसको दोहरा देता हूँ। वो है ज़बर। सबसे पहले हमने हुरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ा, उनकी आवाज़ों के बारे में पढ़ा और उनको लिखने का तरीका, जो सब मेरे चैनल पे मौजूद है, आप सब देख सकते हैं। अब उसके बाद हमने हुरूफ तहज्जी के बाद हमने ज़बर के बारे में पढ़ा कि ज़बर क्या है, फिर ज़ेर और फिर पेश। और आज का दर्स हमारा साकिन के बारे में है। तो साकिन है क्या? देखो बच्चों, साकिन जो है ना, कि साकिन किसे कहते हैं। साकिन उसे कहते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना और बस समझ लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो ये कि साकिन के पास अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। जैसे ज़बर के पास आह की आवाज़ है, ज़ेर के पास ई की आवाज़ है और पेश के पास ऊ की आवाज़ है, लेकिन साकिन एकदम साइलेंट है। साकिन के पास अपनी कोई भी आवाज़ नहीं है। अब जब आवाज़ नहीं है तो हर्फ अदा कैसे होगा? ना उसमें आ की आवाज़, ना ई की आवाज़, ना ऊ की आवाज़, तो वो अदा कैसे होगा, यानी उसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो इसीलिए कुछ कुछ हरफों पे ना ज़बर होता है, ना ज़ेर होता है और ना पेश होता है, उस पर साकिन लगा होता है। और साकिन लगने का मतलब ये होता है कि वो अपने पहले वाले हर्फ की मदद से अदा किया जाता है। यानी अगर पहले वाले हर्फ पे ज़बर है तो हम उससे मिलाकर उसको अदा करेंगे, उस पर भी ज़बर की आवाज़ आएगी। और अगर पहले वाले हर्फ पे ज़ेर आ रहा है तो हम उसको भी उसकी मदद से, यानी पहले वाले हर्फ की मदद से पढ़ेंगे। और अगर पहले वाले हर्फ पे पेश है तो भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि इसकी अपनी कोई भी आवाज़ नहीं है, ये मदद लेता है अपने पहले वाले हर्फ की। तो देखो, जिस तरीके से मैंने लिखा कि जिस हर्फ पे साकिन होता है वो हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ की मदद से पढ़ा जाता है। बहुत ही आसान है, एक दो बार ये वीडियो देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। और इससे पहले वाली वीडियोस को भी देखना, क्योंकि जो बच्चे, और बच्चों से मुराद मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो टीनेज है या 10-15 साल के बच्चे, नहीं, ये नहीं है। बच्चे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो जो पढ़ता है वो मेरा स्टूडेंट है। अब वो कोई 60 साल के बुज़ुर्ग हो या 20 साल का यंग हो, कोई भी हो, सब लोग मेरे लिए एक बच्चों की तरह ही हैं। क्योंकि उस्ताद का मर्तबा, उस्ताद जो होता है, टीचर जो होता है, वो एक स्टूडेंट के बाप की जगह पे होता है। तो आप लोग मुझे कुछ भी समझो, ठीक है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि हाँ, कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं। ठीक है, आप बोर्ड पे देखते रहो जो जो मैं लिख रहा हूँ कि ज़बर ज़ेर पेश, जो मैंने बोला वही मैं एक बार लिख रहा हूँ, ताकि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वो देख कर पढ़ें और ज़रूर से ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करें। नोट करने से सबक यानी लेसन हमें याद हो जाता है। ठीक है, ज़बर क्योंकि हर्फ के ऊपर लगता है, इसीलिए मैंने एक लाइन खींची। लाइन को आप हर्फ समझिए और उसके ऊपर ज़बर लगता है। आवाज़ आ है और इंग्लिश में कहूँ तो ए। ठीक है, ज़ेर क्योंकि हर्फ के नीचे लगता है, इसीलिए लाइन के नीचे उसकी अलामत है और इसकी आवाज़ ई है और इंग्लिश में भी ई। तो जो बच्चे हिंदी से पढ़ना चाह रहे हैं या जो बच्चे इंग्लिश के ज़रिए उर्दू सीखना चाह रहे हैं, मैं दोनों तरीके से लिख रहा हूँ। यानी कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको मैं एक एक पॉइंट ही बयान करूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह जाती है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, साकिन। इसके बाद पेश था, ज़ेर के बाद पेश। पेश की आवाज़ ऊ है, यानी छोटा ऊ से उल्लू, जो हमने हिंदी में पढ़ा है, और इंग्लिश में कहूँ तो यू। इसके बाद साकिन आता है। साकिन की कोई आवाज़ नहीं है, यानी नो साउंड। इसके पास अपनी कोई आवाज़ नहीं, ये गूंगा है, आप कहो आसान भाषा में तो। और ये अपने पहले वाले हर्फ की ही मदद से पढ़ा जाता है, यानी कि बिना आवाज़ के तो हम किसी हर्फ को अदा ही नहीं कर सकते। अब मैं कुछ आपके सामने कुछ मिसालें पेश कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि आखिर पढ़ना कैसे है।
جب اس کی کوئی آواز ہی نہیں ہے تو یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ تو چلیے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو 10 لفظ دے رہا ہوں کہ جن کو جو 2 ہی لفظ ہیں، یعنی 2 حرفی لفظ، یعنی کہ 2 لیٹر ورڈز، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے آسان رہے پڑھنے میں، اسی لیے میں زیادہ بڑا نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چل رہا ہوں آپ کو لے کے، تاکہ آپ کو کلیئر ہوتا رہے۔ سب سے پہلے جیسے الف زبر آ ہم نے پڑھا تھا، اب اس کے بعد آپ دیکھو بے کے اوپر ساکن لگائیں، ٹھیک ہے؟ ساکن کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ اپنے پہلے والے حرف کی مدد سے پڑھا جائے۔ اس کے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ الف ہے، اور الف پہ کیا لگا ہے؟ زبر لگا ہے، تو الف بے زبر اب، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تے بے زبر تب، اگین بے پہ ساکن ہے اور تے پہ زبر ہے، تو تے بے زبر تب۔ سین بے زبر سب، میرے ساتھ ساتھ ریڈ بھی کیجئے اور رائٹ بھی کیجئے، ٹھیک ہے؟ لکھنا بہت ضروری ہے اور بولنا بہت ضروری ہے۔ صرف دیکھنے سے کوئی بھی لینگویج نہیں آتی جب تک ہم اس کی پریکٹس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں پوری محنت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں اور اپنا پیار، اپنے لائک، کمنٹس اور سبسکرائب کر کے مجھے شو کیجئے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اس کے بعد نون لام زبر نل اور رے بے زبر رب۔ اس 10 لفظ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو ساکن والا پوائنٹ ایک دم کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد کاف لام زبر کل۔ 7واں لفظ ہے گاف لام پیش گل۔ گل کہتے ہیں پھول کو، اردو زبان میں گل یعنی پھول۔ میں لکھ بھی دیتا ہوں، واو ہے پیش وہ۔ ان سب میں نا میں نے ساکن کی مثال رکھی ہے۔ پہلے لفظ متحرک ہے، یعنی جس پر کوئی بھی حرکت ہوتی ہے اسے ہم متحرک کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ جو ہے، دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی سکون میں ہے، اس کے پاس اپنی آواز ہی نہیں ہے۔ اور 9واں لفظ ہے ڈال رے زبر ڈر۔ اور بس آخری لفظ، اور آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے، الف کاف زیر ایک، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں نے کوشش کی ہے کہ تینوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، زبر زیر پیش اور ساکن تو مجھے بتانا ہی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔